Hello friends, welcome to AB Star Study Point. From today we are going to start a new class, and this is a physics class today, and in this class we are going to learn Newton's laws. Okay, so here we just learn about its introduction. Okay, we are not going through all the three laws. न्यूटन है, न्यूटन जो इसाक न्यूटन नाम था उनका, वो इंग्लैंड से थे। तो उन्होंने 3 लॉज दिए थे, एंड दीज लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के सिद्धांत। गति के सिद्धांत है इनका। बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये मोशन कर रहा है, ये इट इज इन मोशन। मोशन मीन्स कि ये मूवमेंट कर रहा है। मोशन का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन ओवर टाइम, कि वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशन है, यानी कि लेट्स से कि इसकी पोजीशन ए है यहाँ पे, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पे बी पे पहुंच जाता है सो वी विल से कि ये मोशन में है, क्योंकि इसने इतने टाइम के अंदर पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो वी विल से कि दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन। सो इसाक न्यूटन है, इसके जो ये 3 लॉज हैं ये बेसिकली डिपेंड किन पे है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से थे, इंग्लैंड से थे, ये ग्रेट साइंटिस्ट थे। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ दिया है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी इसाक न्यूटन जी ने ही दिया है। तो अभी हम इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। तो ये है क्लासिकल मैकेनिक्स। सो इनके जो लॉज है वो किसके अंदर आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच रेफर्स द स्टडी ऑफ मोशन, इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड ऑल्सो अगर न्यूटन के लॉज भी इसी के बारे में बता दे तो ये इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपॉन दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो ये दूसरी वाली लाइन है कि फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दैट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अभी ये हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था, तो न्यूटन्स के लॉ बेसिकली बताते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ पे गया कहीं पे, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, और अगर इसके ऊपर कोई फोर्सेस अप्लाई कर दी जाए। फोर्सेस क्या होती है, एक्सटर्नल पुल और पुश फोर्स है वो अप्लाई कर रहे हैं, एक यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन फोर्सेस के बाद इसको लेट्स से कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो इन फोर्सेस के बारे में पढ़ना जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है विच इज इन मोशन, जो मोशन में है, उसको हम किसके थ्रू पढ़ सकते हैं, न्यूटन्स के लॉ के थ्रू हम उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट आर नेग्लेक्टेड इन दिस लॉज एंड फोकस्ड ओनली ऑन मोशन। हम इसमें ये भूल जाते कि वी हैव टू नेग्लेक्ट दैम, हमें नेग्लेक्ट करना ही पड़ता है फॉर गेटिंग एक्सप्रोक्सीमेशन, अच्छा वाला जो रिजल्ट लेने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट है, अब इसकी शेप कुछ भी है, हम इसको एक पॉइंट मास ही मानेंगे। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, इसका जो मोशन है उसी चीज पे हम फोकस करेंगे। वी विल नॉट केयर अबाउट कि इसकी शेप कैसी है और इसका साइज कितना है। अच्छा, तीसरी वाली जो चीज है वो भी यही है कि विजुलाइज किया जाता है इसको सिंगल पॉइंट मास, कि भाई ये एक सिंगल पॉइंट मास की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, ना कि इसकी जो शेप और साइज है उसके बारे में बातें करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन था ये न्यूटन के लॉ का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट उसके बाद सेकंड होगा, फिर थर्ड लॉ होता है, तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AB स्टार स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉज। तो न्यूटन्स के जो लॉ है उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आज हम उसके जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं।
तो अब आप पूछोगे कि भैया इनर्शिया क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनर्शिया इज व्हाट, इनर्शिया इज द टेंडेंसी of an object to stay at its rest or moving position. What does that mean? That means that if we are having any object, for example हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे रेस्ट पे है तो ये क्या चाहेगा कि ये रेस्ट पे ही रहे, और अगर ये मोशन में है, मोशन मतलब अपनी जो इसकी जो पोजीशन है वो उसको चेंज करा ऐसे ऐसे, तो अगर ये मोशन में तो ये क्या चाहेगा कि ये मोशन में ही रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इनर्शिया। भाई इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे भी यहाँ पे रखा तो ये यहीं पे रखा रहेगा, तो ये किस वजह से होता है, ये इनर्शिया जो इसकी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से होता है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे रखा ये ग्राउंड है, तो ये लेट दिस ऑब्जेक्ट इज ए, ठीक है, ओके। सो अभी हम देखते कि ये जो पॉइंट है ये ए पे रखा गया है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ये ए यहीं पे रखा रहेगा, कब तक, जब तक ये रखा रहा है और कोई एक्सटर्नल इस पे फोर्स वगैरह वो इस पे अप्लाई नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये किस वजह से है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया उसकी वजह से ये हो रहा है, ओके। तो उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, ठीक है। तो अभी मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया था, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हुज सम कम्स आउट टू बी जीरो, व्हाट डज दैट मीन? द फोर्सेस हुज सम कम्स आउट टू बी जीरो। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कोई, तो यहाँ से हमने इस पे फोर्स अप्लाई की, फ्रॉम दिस डायरेक्शन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, लेट मी डू इट क्लियरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ओके। सो इस डायरेक्शन से हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे, दिस ऑब्जेक्ट, लेट दिस ऑब्जेक्ट इज एम। यहाँ से हमने एक फोर्स अप्लाई की और वो फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन। अब न्यूटन क्या है, न्यूटन है जो फोर्स होते हैं उसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। इसके बारे में हम जब यूनिट और डायमेंशंस वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप मान लो कि यहाँ से हमने 5, इसकी जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन है, तो सिमिलरली हमने अपोजिट डायरेक्शन से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी इसके ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर द दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव, एट व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अच्छा, इसको और अच्छे समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, मार्कर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस जगह से प्रेस कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इसको इसके अपोजिट से और इक्वल मैग्नीट्यूड में, जितना यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ इतना यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्सेज है वो बराबर है, तो ये किस दिशा में जाएगा, राइट या लेफ्ट? नहीं, ये किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये दोनों फोर्सेज है वो एक दूसरे के जो इफेक्ट उसको कैंसिल आउट कर रही है। तो यही जो डेफिनेशन है, हुज सम कम्स आउट टू बी जीरो। यहाँ से पॉजिटिव प्लस ये हो गया, पॉजिटिव प्लस एन माइनस, ये इसको कैंसिल कर रहा है, -5n, तो एक दूसरे को कैंसिल करके, ठीक है, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई? तो दीज काइंड ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि सर आपको तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाना था, आप ये कहाँ पे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में घुस गए? भाई बात ये कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड, you should have knowledge of balanced and unbalanced forces. On the basis of those forces you will be able to understand that clearly. So I want you to understand every concept clearly, okay? So next one is unbalanced forces. ये इसका ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको बोलना कि हुज सम डज नॉट कम आउट टू बी जीरो, जिनका सम जीरो नहीं होता। जैसे कि अब इसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम 5 न्यूटन की जगह पे यहाँ पे हम 8 न्यूटन डाल देते, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 न्यूटन किया, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि यहाँ से हमने ज्यादा फोर्स लगाई है, उस साइड से फोर्स लग तो रही है बट वो कम क्वांटिटी में लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड कम है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस वन। सो व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन?
सो वी कैन क्लियरली सी कि भाई जो ऑब्जेक्ट है इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब आपने देखा होगा कि अब जैसे अब मैं यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो ऑब्वियसली ये उस साइड मूव करेगा। क्लियर है? ओके, सो दैट्स इट। अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर द फोर्सेस whose sum does not come out to be zero and balanced are what? Whose sum comes out to be zero. What else we learned? We learned कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है वो डिपेंड है इनर्शिया पे। इनर्शिया इज what? इनर्शिया इज the state of any object or the tendency of any object due to which it would stay at rest if it is at rest and vice versa। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ states what? It states that any body, okay, we have any body here which is at rest will remain at rest, and any body in constant motion will remain in motion until an external unbalanced force is applied on it. This is Newton's first law. States that कि कोई भी बॉडी हमारे पास which is at rest, जैसे कि अभी ये बॉडी है ये रेस्ट पे यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या, इट विल स्टे एट रेस्ट। मतलब ये कोई बॉडी है, ये अगर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी। अगर ये मोशन में नहीं है, रेस्ट का मतलब होता है कि एक जगह पर है, ये ऐसे एक जगह पर, ठीक है, तो ये एक जगह पर यहीं पे रहेगी जब तक until an external unbalanced force is applied on it। unbalanced force का मतलब है कि जब मैंने पिछली मतलब कि पीछे बताया था कि जैसे अब यहाँ पे कोई फोर्स लग गई एक्सटर्नल यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो रेस्ट वाली जो इनर्शियल जो स्टेट में थी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये मोशन में हो गई ना, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। कब किया? जब मैंने इस पर एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको अप्लाई किया। अगर बैलेंस्ड करता मैं ऐसे एक साइड से यहाँ से और दूसरी साइड से यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये मूव नहीं करता, ये रेस्ट पर ही रहता, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस, अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी भाई, जब तक इस पर कोई भारी जो फोर्स है वो लग नहीं रही, और वो फोर्स कैसी होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड। सिमिलरली अगर वो कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट मोशन का मतलब कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे मोशन कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, एक डेफिनेट फिक्स्ड स्पीड में, वेलोसिटी में। तो इसकी जो मोशन करने की जो स्पीड है वो ऐसी ही रहेगी जब तक उस पर भारी कोई फोर्स ना लगा ली जाए और वो फोर्स अनबैलेंस्ड है। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इसका थोड़ा इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, अभी गाड़ी मान लो, इसकी गाड़ी ये चल रही है इस जगह पे, तो इस पर अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, इसकी जो अगर स्पीड है उसको चेंज करना हो एक्सटर्नली, तो हमने कुछ उस पर फोर्स लगाया ना, तो उसकी वजह से इसकी जो स्पीड वगैरह है और इसकी डायरेक्शन वो चेंज होगी, नहीं तो ये उसी डायरेक्शन में। जैसे अभी ये कोई ग्राउंड है पे कोई बॉल है यहाँ पे चल रही है ऐसे, यानी कि ये स्पीड से चल रही है, तो अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दी जाए बाहरी तरफ से, F1 लगा दी हमने यहाँ पे और इस डायरेक्शन से लगा दी F2, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, ठीक है। अनबैलेंस्ड कैसे? देखो थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ यार, सॉरी। हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैंने एक फोर्स यहाँ से लगा दी F1, दूसरी फोर्स मैंने यहाँ से लगा दी F2, तो ऑब्वियसली ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है ना। इनका जो सम है, मान लो 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन, तो इनका सम तो गोइंग टू बी ऐड ना, हियर ऐड होगा तो ये क्या होगा? 10 न्यूटन हो गई, तो जीरो तो नहीं हुआ, तो जीरो नहीं हुआ तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, और अनबैलेंस्ड फोर्स है और एक्सटर्नल है, तो अगर मैंने मूविंग बॉडी पे लगा दी या फिर ये रेस्ट पर है, ईदर इट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, इन दोनों कंडीशंस में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये रेस्ट पर है तो क्या होगा, ये जो रेस्ट वाली स्टेट है उसको छोड़ देगी, इट विल स्टार्ट मूविंग। और अगर मोशन में है तो क्या होगा, अगर ये मोशन में है तो इस फोर्स की वजह से ये मोशन में आ जाएगी,
और अगर मोशन में ऑलरेडी है तो इसकी डायरेक्शन बदल सकती है, इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। वेलोसिटी का क्या क्या चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या क्या चेंज होगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेलोसिटी फैक्टर है, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन्हीं के बेस पे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स वो किस टाइप का चेंजमेंट करती है, या तो डायरेक्शन बदलेगी या मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो ही ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल है। अगर फोर्स बैलेंस्ड हो गई, दोनों तरफ से एक जैसी हो गई, 5 5 6 6 कितना भी मान लो, तो क्या होगा कि भाई ये जो अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स ही हो गई तो भाई ये जो कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी और इसका जो ये है ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है और जो हमें मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन बताता है। तो आज के लिए इतना ही। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AB स्टार स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि रिलेशनशिप दर्शाता है बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, तो अगर ये मोशन में है, ये मूवमेंट कर रही है और टाइम के अनुसार इसका जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। यानी कि अगर कोई कार है वो चल रही है 20 की स्पीड से और थोड़े टाइम के बाद वो 25 की स्पीड में हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेशन में है, ठीक है। वो चल तो रही है पर वो चल रही है, वो जो उसका मोशन है वो इनडेफिनेट है। तो इसके बीच में हम रिलेशन शो करते हैं किसमें, न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो बताता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर इज, जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के। व्हाट डज दैट मीन, कि जितनी ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं ऑन एनी बॉडी, सो उतना ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन मीन्स उसके अंदर जो स्पीड है उसकी वो उतनी ज्यादा होती है, या फिर वो ज्यादा होगी या फिर वो कम हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हमने फोर्स है वो कैसी लगाई है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है समझने के लिए। जैसे एक हमारे पास ये दो बॉडी है A एंड B, तो ये जो दोनों बॉडी है इनका मास कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों का मास एक जितना है, वजन इनका। लेकिन जो पहली वाली बॉडी है उस पे हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है और दूसरी वाली पे 10 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग जिस पे ज्यादा फोर्स लगेगी उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जिस पे हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन इन द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट वन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो बात है, जैसे कि आप एक ट्रक है, एक गाड़ी है, तो आप सेम अमाउंट से खींच रहे हो दोनों को, तो आपको पता है कि भाई गाड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी और ट्रक को खींचने में ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है जो इसी से हम निकालते हैं, वो है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। जितनी बड़ी भारी चीज़ होगी उतना ही मुश्किल होगा उसको स्पीड दे पाना, उसको खींच पाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स हियर, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो कांस्टेंट लगाई हमने, दोनों पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। यहाँ से इनको खींच रहा कोई 5 न्यूटन की फोर्स से, तो जो बड़ी वाली जो ऑब्जेक्ट होता है वो कम दूरी तय कर पाएगा, वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कम हो पाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ छोटे वाली में, क्योंकि जो छोटे वाली है उसका मास कम है। तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो लास्ट पॉइंट इज, जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यहाँ पे जो फोर्स है वो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स का मतलब होता है जो कोलिजन की वजह से फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं, जैसे हमारे पास 2 मासेस है, ये M1 M2, सो इनका साइज क्या है, बिगर है इन द कंपैरिजन ऑफ दीज 2 मासेस। सो इन जो ये 2 मास है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मास छोटा है, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो इनसे फोर्स जो प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इनके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास है और उनका कोलिजन के बाद
जो फोर्स इम्पैक्ट फोर्स क्रिएट होती है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। सो ये भी हम डिराइव करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। सो न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअल में हमें क्या बताता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। सो ये मैंने आपको तीनों सेपरेटली फॉर्म में बताया, बट एक्चुअल में ये तीनों चीज़ें एक जगह पे अप्लाई होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। So in the next video we will discuss about Newton's third law. So thank you. I hope you enjoyed this video and you learned something from it, and like and subscribe our channel. Thank you so much. Bye. Hello friends, welcome to AB Star Study Point. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। So what it states that for every action there is an equal and opposite reaction. What does that mean? That means if we are having two objects, से ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जितनी ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उतनी फोर्स जो ऑब्जेक्ट दूसरा है वो पहले के ऊपर अप्लाई करेगा, और कितनी करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। सो वी कैन से कि जो फर्स्ट जो फोर्स ए है वो इक्वल है फोर्स बी के, बट उसके अपोजिट है, उसकी जो डायरेक्शन अपोजिट है उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो इसको हम तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। सो ये यहाँ पे कोई एक आदमी है, व्यक्ति है, ठीक है। तो नाव में ऐसे यहाँ पे बैठा, तो ये जितनी दूर यहाँ पे जंप करेगा उतनी पीछे नाव जाएगी। सो दिस इज शोइंग दैट कि जितना ज़्यादा एक्शन लेगा यहाँ पे उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है। एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये आगे की तरफ ये जंप कर रहा तो ये जो हमारी बोट है ये बैकवर्ड की तरफ जाएगी। ओके, सो सेकंड एग्जांपल इज थ्रोइंग अ बॉल टू द वॉल। सो हम अगर एक बॉल को जैसे यहाँ पे दीवार पे फेंकते हैं तो हमें पता कि भाई जैसे हम फेंकते हैं जिस स्पीड के साथ वो उसी स्पीड के साथ वापस से आ जाती है, यानी कि हम जितनी फोर्स के साथ उसको बाउंस करते हैं वो वापस से आ जाती है, ठीक है। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। अब हम जैसे किसी को ऐसे मारते बॉल को, वो वापस से उसी डायरेक्शन में आती है। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल इज कि जैसे कोई गन है और हम यहाँ से शूट करते हैं तो जो बुलेट होती है वो एक्सेलरेट होती है सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या इसका एक एक्शन है, इसने एक एक्शन क्रिएट किया है, और इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि जो गन है वो मूव बैक करेगी। द गन वुड मूव बैकवर्ड इन द बैक डायरेक्शन। सो गन मूव्स बैक एंड द बुलेट एक्सेलरेट। सो दिस इज कॉल्ड देयर इज एन रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। सो दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। और मैंने ये तीन लॉज आपको बताया है टू क्लियर दिस थिंग। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, बस यही है कि फॉर एवरी एक्शन उसके लिए कोई ना कोई एक रिएक्शन होता है, वो उसके अपोजिट होता है, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड कुछ और फैक्टर्स और कुछ और बातें जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।